नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में और मैं हूं डॉक्टर रेखा। और आज हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान के बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पर, अधिकारों के बारे में। जी हाँ, अक्सर हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अधिकारों पर चर्चा करते रहते हैं और भारत के जैसे लोकतांत्रिक देश के नागरिक होने के नाते तो ना जाने हम कितने ही अधिकारों पर बात करते हैं। जैसे कि हमें वोट देने का अधिकार है, हमें चुनाव लड़ने का अधिकार है, हमें पॉलिटिकल पार्टीज बनाने का अधिकार है, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और ना जाने कितने सारे अधिकार। यहाँ तक कि आजकल तो हम अपने पब्लिक और प्राइवेट रिलेशंस में भी कितने सारे अधिकारों की बात करते हैं। जैसे कि अगर हम भारत के नागरिक हैं तो हम अपने देश में बिना किसी रोक टोक के कहीं पर भी जा सकते हैं और यहाँ तक कि अपने करियर को अपने हिसाब से चुन सकते हैं। और यहाँ तक कि आजकल तो हम बच्चों और जानवरों के अधिकारों का भी दावा करते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी बेसहारा जानवरों के लिए के रहने के लिए एक कानून बनाकर उनके अधिकारों के प्रति सहमति जताई है। लेकिन एक बात सोचने की है कि ऐसे अधिकारों के बारे में हमें सुनने को सिर्फ लोकतांत्रिक देशों में ही दिखाई देता है और ऐसी बातें अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में ही होती हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो भारत और अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देशों की तुलना किसी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री जैसे कि नॉर्थ कोरिया है उसके साथ करके देख सकते हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन सवाल ये उठता है कि हम अधिकार किसे कहें और कौन से अधिकारों को हमारा समाज या फिर राज्य मान्यता देगा और क्यों। देखिए, इस बात से तो हम बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते कि अधिकार हमारे सामाजिक जीवन के लिए बेहद ज़रूरी हैं और इनके बगैर हमारा व्यक्तित्व विकास संभव भी नहीं है। क्योंकि अधिकार वो हकदारी या दावा है जो हमें ये बताते हैं कि मनुष्य होने के नाते हम किन चीज़ों के हकदार हैं। हमारे संविधान में इन्हें हम मौलिक अधिकारों के नाम से जानते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं जो समझूं और जो मेरे हिसाब से ठीक हो वो मेरा अधिकार है। मेरा मन करे तो मैं स्कूल में यूनिफॉर्म की बजाय कुछ और पहनूं, मैं घर से बाहर रहूं और जब मेरा मन करे तब मैं लौटूं और भी बहुत सारी बातें। इन सब को हम अधिकार नहीं कह सकते, क्योंकि अधिकार का मतलब ये है कि मेरे साथ साथ इस समाज में जो दूसरे लोग हैं उनका जो गरिमा से जीने का जो जीवन है, उनके गरिमापूर्ण जो जीवन है वो भी मेरे अधिकारों के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जिन चीज़ों को, जिन बातों को हमारा समाज या फिर राज्य स्वीकृति प्रदान करता है उसी को हम अधिकार मान सकते हैं। इसके अलावा अधिकार हमारे समाज के लोगों के लिए भलाई के लिए भी होने चाहिए और यही एक कारण है कि बहुत सारे अधिकारों को हम सही नहीं मान सकते और उनके लिए दावा नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो हमारे या फिर समाज के विकास के लिए रुकावट हैं तो हमें वो अधिकार नहीं मिलते। यही कारण है कि हम ये दावा नहीं कर सकते कि धूम्रपान या फिर नशीले पदार्थों का सेवन करना हमारा अधिकार है, क्योंकि ये नशे के इंजेक्शंस, धूम्रपान या फिर शराब जो है कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ हमारे रिश्तों को भी बुरी तरीके से प्रभावित करती है और कई बार तो ये हमारे रंग ढंग और आचरण को इस तरीके से प्रभावित करती है कि दूसरे लोगों के लिए खतरा बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अधिकारों को हम जितना आसान समझते हैं उतनी आसानी से ये हमको नहीं मिल पाते। इनके लिए कुछ बातें बेहद ज़रूरी हैं, जैसे कि एक तो ये जो राज्य और समाज के जो लोग हैं उनके कल्याण के लिए होने चाहिए और ये सभी को समान रूप से मिलने चाहिए। और सबसे ऊपर बात यह है कि राज्य और समाज इनको स्वीकृति प्रदान करता हो। अब अगला सवाल ये उठता है कि अधिकारों का जन्म कहाँ से हुआ है, कहाँ से हमको अधिकारों की प्राप्ति होती है। क्या हमें ये प्राकृतिक रूप से मिले हैं या फिर किसी समाज या फिर राज्य ने हमको प्रदान किए हैं। इस सवाल का जवाब भिन्न भिन्न तरीके से हमको देखने को मिलता है। जैसे कि 17वीं-18वीं शताब्दी के जो चिंतक हैं वो ये मानते हैं कि मनुष्य होने के नाते मनुष्य को ये अधिकार ईश्वरीय प्रकृति ने प्रदान किए हैं और कोई भी राजा या फिर कोई भी व्यक्ति हमारे इन अधिकारों को हमसे नहीं छीन सकता। उन्होंने 3 तरीके के अधिकारों की बात की: जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। अगर हम गौर से देखें तो हमारे तमाम जो अधिकार हैं इन तीनों बुनियादी अधिकारों से ही निकले हैं। लेकिन वर्तमान समय में हम प्राकृतिक अधिकारों की बजाय मानवाधिकार शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमें ये बात बिल्कुल नहीं जच पाती है कि प्रकृति या ईश्वर ने
अधिकारों की रचना की होगी। जबकि मानवाधिकार शब्द के पीछे ये मान्यता है कि मानव ने या फिर मनुष्य ने अपने जीवन को सुचारू रूप से और अच्छा बनाने के लिए कुछ अधिकारों की रचना की है और वो नियम कानून बनाए हैं, क्योंकि हर एक मनुष्य आंतरिक रूप से किसी न किसी प्रतिभा का धनी है और सभी को ये अधिकार अपनी उस प्रतिभा को, अपने उस हुनर को दिखाने के लिए मिलने चाहिए। और इसी बात की जो स्वीकृति है संयुक्त राष्ट्र संघ के जो मानवाधिकार के घोषणा पत्र है उसमें भी हमको देखने को मिलती है। राजनीतिक समीक्षकों का ये मानना भी है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बहुत से कारणों में से एक मेन रीज़न ये भी था कि इटली और जर्मनी में तानाशाह शासकों का राज था और बाद में यही निष्कर्ष निकल के आया कि वहाँ पर लोकतंत्र और मानवाधिकारों को ख़त्म कर दिया गया था कि और शायद अगर ऐसी स्थिति ना होती तो शायद ये जो देश हैं वो अपने साथ साथ दूसरे देशों को युद्ध के खतरे में ना डालते। और इसीलिए इसी बात को बहुत सारे मित्र राष्ट्रों ने स्वीकार भी किया और तत्कालीन राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने बहुत से मानवाधिकारों की घोषणा की। और इसके साथ ही ये भी बात को माना गया कि विश्व शांति के लिए और सुरक्षा के लिए मानवाधिकारों का होना सभी देशों में बहुत ज़रूरी है, चाहे वहाँ की शासन व्यवस्था कैसी भी हो। और इस बात के लिए हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को इसकी पहल की और सभी मनुष्यों को ये 5 मानवाधिकार दिए गए, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, नागरिक और सांस्कृतिक जो अधिकार हैं उनको शामिल किया गया। और सभी देशों में मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए 2006 में एक मानवाधिकार परिषद का भी गठन किया गया और बहुत गर्व की बात यह है कि भारत भी इसका सदस्य है। अब बात करते हैं कि अधिकारों को कितने भागों में बांट सकते हैं। अधिकारों को मोटे तौर पर 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक नैतिक अधिकार और एक कानूनी अधिकार। नैतिक अधिकार यानी कि मॉरल राइट्स, इनका आधार हमारे नैतिक विकास पर होता है और इनका राज्य के कानून से कोई संबंध नहीं होता, बल्कि इनका आधार हमारी आत्मा, आत्मिक चेतना, हमारे धर्मशास्त्र या फिर जनमत हो सकता है। उदाहरण के लिए कि अगर समाज में हम लोग को ये माना जाता है कि जो समाज के जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनको छोटे लोगों से, जो उम्र में छोटे हैं, उनसे उनको सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन राज्य इसके लिए कोई कानून बनाकर ये बात उनकी नहीं मनवा सकता। दूसरा है कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार में ये राज्य ने कानून बनाए होते हैं जिनको हम लीगल राइट्स भी कहते हैं और अगर कोई इनकी अवहेलना करता है तो उसको दंड भी दिया जा सकता है। कानूनी अधिकार को भी हम आगे 2 भागों में बांट सकते हैं, नागरिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार, जिनको हम सिविल राइट्स और पॉलिटिकल राइट्स भी कह सकते हैं। नागरिक अधिकारों को हम समानता और स्वतंत्रता से संबंधित अधिकारों को हम इसमें शामिल कर सकते हैं, जैसे कि हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में भाग 3 में इनको दर्ज किया गया है और इनको हम मौलिक अधिकार भी कहते हैं। जबकि राजनीतिक अधिकारों में हम उनको शामिल करते हैं कि जो अधिकार हमको, व्यक्तियों को और नागरिकों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमको राजनीति में भाग लेने का हक प्रदान करते हैं, जैसे कि वोट देना या फिर निर्वाचित होने का अधिकार, और साथ में हम लोग सरकार को भी की आलोचना भी कर सकते हैं। ये भी हमारे राजनीतिक अधिकार में ही आता है। लेकिन राजनीतिक भागीदारी का मतलब तभी पूर्ण हो सकता है कि जब सभी को की अपनी जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो पूरी हों, क्योंकि फुटपाथ पर रहने वाले और अपनी बेसिक ज़रूरतों के लिए संघर्ष करने वाले व्यक्ति के लिए राजनीतिक भागीदारी या फिर राजनीतिक अधिकार का कोई मतलब नहीं। इसीलिए भारत जैसे लोकतंत्र में सरकारें ग्रामीण और शहरी गरीबों के लिए कोई ना कोई योजनाएं चलाती रहती हैं। आजकल लोकतांत्रिक संस्थाएं दिन प्रतिदिन अपने नागरिकों के लिए राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों के साथ साथ सांस्कृतिक दावों को भी मान्यता दे रही हैं। जैसे कि भारतीय संविधान में हमें अपनी प्राथमिक जो शिक्षा है उसको अपनी मातृभाषा में प्राप्त करने का अधिकार है और इसको हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने भी सपोर्ट किया है। दूसरा कि हमें अपनी संस्कृति और भाषा को बनाए रखने के लिए शैक्षणिक संस्थाओं को भी बनाने का अधिकार है। और ऐसे ही बहुत सारे अधिकारों की सूची दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती जा रही है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या हमें सिर्फ अपने अधिकारों के प्रति सचेत होने की आवश्यकता है? क्या हमारे कोई कर्तव्य या जिम्मेदारियां इस राज्य और
समाज के लिए नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही कुछ मुद्दों पर हम बात करेंगे अपने आने वाले वीडियो में। तब तक खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।